डकैती, फिरौती, महिलाओं के साथ में दुराचार, रेप, ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी, आपको याद होगा 2003 से और 7 के बीच में जब सरकार चलाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सहयोग देकर के सरकार बनवाने का काम किया था और कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन दिया था और तब जाकर के ये सरकार इनकी बनी थी। और किस तरह का आतंक पूरे प्रदेश में फैला था, किस तरह का एक दहशत का माहौल था, किस तरह से लूट फरेब चल रही थी और खास तौर से लालगंज आजमगढ़ में समाज और दलित समाज के ऊपर वो लोग जुल्म जातियां कर रहे थे, हत्याएं हो रही थी, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग भूले नहीं अभी नीरज मिश्रा, जो कि कन्नौज का नौजवान साथी था हम लोगों का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका कन्नौज का रहने वाला छिबरा मऊ का था, उसका सर कटवा करके और लखनऊ मंगवाया था, क्योंकि नाराज हो गए थे तो वो लखनऊ में देखना चाहते थे। ये मैगजीनों में भी निकला था, अखबारों में भी तस्वीर निकली थी कि उसका कटा हुआ धड़ जो कुएं में मिला था, उसके बाद सारे किस्सा बयान उनके घर वालों ने जो किया था, उसकी मां भिलकते रही और शरीर देख करके उसने भी दम तोड़ दिया था। वो समाजवादी पार्टी का मंजर सबको याद है, किस तरीके से पूरे प्रदेश में आतंकित करने वाला माहौल था, दंगे फसाद सभी चीजें जब समाजवादी पार्टी आती है तब शुरू हो जाता है। और उसी तरीके से आज भारतीय वीडियो को शेयर करें आप, उन्हीं के नक्शे कदम पे, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ा करके उन्होंने भी आगे बढ़ने का काम कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में वोट तो लेने का काम किया उन्होंने ब्राह्मण समाज से और अन्य समाज के लोगों से, ये कहते हुए कि हमको वोट दे दो, हम धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगा और धर्म के नाम पे वोट, ब्राह्मण समाज के लोग भी सोचा कि ये बड़े भारी धर्माधिकारी हैं, ये तो मंदिर बनवाने का काम करेंगे, ये तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे, और ये सोच करके इनको वोट देने का काम किया। कहाँ गए वो वादे इनके? कहा था 15 लाख रुपए हर एक की जेब में चले जाएंगे। क्या किसी एक कोई भी आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि 15 लाख रुपए उसके खाते में आए? नहीं आए। उसी की तरह से इन्होंने कहा कि हर वर्ष हमारी सरकार बना दो, नौजवान जो है बेरोजगार है, और नौजवानों से कहा इन्होंने मेरे साथ जुड़ जाओ, अगर हमारे साथ जुड़ जाओगे, हमको वोट दिलाने का काम करोगे और देने का काम करोगे, तो हम वादा करते हैं कि तुमको हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने लेने का काम जरूर किया हर वर्ष। पिछले वर्ष 1.5 करोड़ नौकरियां गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जहां जहां सरकारी नौकरियां हो सकती थी, उन सब नौकरियों को बंद करने का काम कर दिया। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह कोई नई नौकरी नहीं होगी। जितने सार्वजनिक उपक्रम थे, जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, चाहे रेल, चाहे वो ऑयल इंडिया कंपनी हो, ONGC हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी HAL हो या रेलवे हो। अब तो रेलवे को भी इन्होंने निजीकरण करने का काम कर दिया। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को निजीकरण कर दिया। इन्होंने तो बैंकों को भी निजीकरण करके और अपने उद्योगपतियों के हाथ में देने का काम किया है। इन्होंने हर चीज को, बिजली घर को भी इन्होंने निजीकरण करके और इनके हाथ में देने का काम किया है। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि इन्हीं जगह पर तो नौकरियां होती थी, यही तो नौजवान नौकरी पाते थे। लेकिन अब जब ये बंद हो गया, ये निजी हाथों में चला गया, तो यहाँ ठेकेदारी से नौकरियां शुरू हो गई। अब ठेकेदार जिसको नौकरी देगा, ठेके में देगा, वही नौकरी कर पाएंगे। और इसलिए आज नौजवान जो है बेरोजगार होकर के घूम रहा है। उससे वादा किया था कि हम तुमको नौकरी देंगे, लेकिन बाद में क्या बोले? बोले कि जब नौजवानों ने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, कहा कि कहाँ गई हमारी नौकरी, तो कहते हैं कि नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम पकौड़े बेचो, जाके पकौड़ा बेच करके अपनी जीविका चलाओ। पकौड़ा बेचने का काम, पकौड़ा बेचना कोई गलत काम नहीं होता। पकौड़ा बेचने के वाले लोग, गरीब लोग और जो लोग अपने ठेले खुंचे लगाते हैं, उनकी अपनी जीविका चलाने के लिए
हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो उन्हीं के साथ में खड़ी रहती है, उन्हीं की देखभाल करती है, इन गरीबों की देखभाल करने का काम करती है। लेकिन तुमने तो झूठा वादा किया कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौजवानों जो पीएचडी और डिग्री होल्ड करके क्या क्या लेकर के आए थे, टीचरों से कहा, अध्यापकों से कहा कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, तुम्हें हम नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अध्यापकों को उन्होंने बाद में आपने देखा लखनऊ शहर में जब वो गए मांगने कि हमारा आपने कहा था, वादा किया था देने के लिए कि हमको आप नौकरी देंगे या हमको कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में काम देंगे, मान दे देंगे, तो उनको उनको कहते हैं आप हड़ताल कर रहे हो, तो उनके ऊपर लाठियां चला दी, उनको लाठियों से भांजने का काम किया। पढ़ाने वाले लोगों को लाठियां खानी पड़ी। जब एक महिला ने अपना सर मुड़ा लिया कहने के लिए कि ये हम सर मुड़ा रहे हैं, इस सरकार की अंत्योदय की घोषणा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इनका पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं लोगों के, टीचरों के, कि इनको ये भुगतना पड़ रहा है और इनको आगे भी भुगतना पड़ेगा। ये वो पार्टी है कि धर्म के नाम पे कहती है कि हमको वोट दे दो। ब्राह्मण समाज भी इनके साथ इस धर्म के नाम पे बह गया और उसने वोट देने का काम कर दिया। वोट भी लिया, नोट भी लिया और उसके बाद चोट पहुंचाने का काम पहले साल से ही करने का काम कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर। आप देखिए, हम तो अयोध्या गए थे, अयोध्या से ही हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया था, रामलला के दर्शन किए और अयोध्या में जब हम घूमे और उसके बाद हमने अयोध्या में दर्शन करने के बाद देखा तो ना वहाँ कोई मंदिर बन रहा है, ना वहाँ कोई मंदिर बनने वाला है। अभी आपको बहुत इंतजार करते रहना पड़ेगा जब तक इनकी कई सरकारें आएंगी और आती जाएंगी जाती रहेंगी, तब तक ये मंदिर नहीं बनने देंगे। जब तक कि आप इनके ऊपर रोक लगाने का काम नहीं करेंगे, ये मंदिर बनने नहीं देंगे। हमने तो जाकर के देखा अयोध्या के हालात क्या हैं। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने अयोध्या के नाम पे निकलवा लिए, अपने सरकारी खजाने से भी लिया, लोगों से भी लिया। लोग सरकारी खजाने से 20,000 करोड़ रुपए अयोध्या के नाम पे हर बजट में निकालते रहे और कहा कि अयोध्या को हम इतने एक बहुत बड़ी अच्छी नगरी बनाने जा रहे हैं। हम भी जब गए तो सोच रहे थे कि जहां इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं तो ये तो सोने की नगरी की तरह हो गई होगी, ये रामनगर जो है, राम नगरी सोने की नगरी नजर आ रही होगी। लेकिन अफसोस कि आप किसी भी खराब से खराब जिले में उत्तर प्रदेश के चले जाइए और फिर उस जिले के बाद अयोध्या चले जाइए तो आपको अयोध्या से बेहतर आपको अपना वो खराब से खराब जिला नजर आएगा। इस तरह की हालात वहां बना रखे हैं। मंदिर सोचा था बन गया होगा, मंदिर तो अब ऊपर आ गया होगा। 1.5 साल हो गया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को, जिसमें कि उसका कोई योगदान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया इसलिए जमीन मिल गई। इन्होंने तो ना कोई आदेश पारित किया, ना कोई कानून लाए जो कि ला सकते थे, जैसे कि किसानों के लिए थोपने के लिए उनके ऊपर 3 कानून बनाए, इस मामले में भी ला सकते थे। लेकिन इन्होंने उचित नहीं समझा और इसलिए कोई कानून नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे, इनकी नियत ही नहीं है कि मंदिर बने। और इसीलिए जब निर्णय आया तो इनको बहुत अफसोस हुआ। इनका चेहरा देखिए उस दिन जब निर्णय आया था, इनके नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के, बहुत दुखी से लग रहे थे कि लो हमारा तो मुद्दा खत्म हो गया और वो भी हमारे योगदान के बगैर निर्णय हो गया। उसके बाद आपने देखा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में क्या काम किया इन्होंने? सन 93 से लेके और अभी तक ये लाखों करोड़ रुपया निर्णय आने के पहले राम मंदिर बनाने के नाम पे इकट्ठा कर चुके थे, देश और विदेश से भी इकट्ठा कर चुके थे। वो रुपया कहाँ गया? क्योंकि क्या जरूरत पड़ी कि जब निर्णय आ गया तो फिर से इन्होंने झोला लेकर के पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हर घर में लोगों को भेज दिया और ये कह करके भेजा कि राम मंदिर बनाना है इसलिए हमको रुपया दे दो। और राम मंदिर के नाम पे फिर से रुपया इकट्ठा करने लगे और 1-2 नहीं, इन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया दोबारा से इकट्ठा कर लिया। और वहां पर करा क्या है? वहां तो जमीन उसी तरह से पड़ी हुई है, अभी नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई है। बनने की बात तो दूर है, भूमि पूजन दिखाया गया 5 अगस्त 2020 को हुआ, 250 करोड़ रुपए खर्चा हुए उस कार्यक्रम में, लेकिन भूमि पूजन कहाँ हुआ? लोगों के साथ धोखा हुआ। लोग सोच रहे थे भूमि पूजन हो गया है और अब तो यहाँ मंदिर बन जाएगा, लेकिन वहां पर तो इन्होंने ईंटों का पूजन किया था। 5 ईंट रख करके उनका पूजन करके और उन ईंटों को फिर वहां से हटा दिया और हटा करके कहीं
नदी में फेंक दिया हो, कहाँ रख दिया हो, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन भूमि पूजन या न्यू पूजन नहीं हुआ और इसीलिए आज तक वहाँ काम भी शुरू नहीं हुआ है। ये वो सरकार है जो कि ब्राह्मणों का वोट तो उसने धर्म के नाम पे लेने का काम किया, लेकिन ब्राह्मणों के साथ क्या किया 4.5 वर्षों में। 4.5 वर्षों में जिस तरह से दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर भी हमलावर हुए हैं। एक तरफा उनके खिलाफ हमला करने का काम किया है। जब इनकी सरकार आई थी 2017 में आई थी, पहले ही वर्ष आते ही इन्होंने 5 ब्राह्मण समाज के लोग जो नौजवान साथी थे रायबरेली में हम लोगों के साथ में थे, उनकी हत्या करा दी और हत्या होने के बाद में उनको जला के मारा गया। और कहा वहां के मंत्री ने, कबीना मंत्री इनकी सरकार के, वो पीठ ठोक के कहते हैं कि हम तो सरकार को बधाई देते हैं क्योंकि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की तो इसी तरह से मौत होनी चाहिए। ये ब्राह्मण समाज के अपराधी थे और इनको ऐसी ही मौत होनी चाहिए थी। हम उनके घर गए, जब हमने उनके घर में जाके देखा कि बड़े भारी अपराधी हैं तो घर में कुछ तो होगा, और घर में तो खाली 10 बाई 10 की एक झोपड़ी थी, वो भी कच्ची झोपड़ी थी, उसमें भी इन्होंने आग लगा दी थी। उसके बाद से देखा आपने, एक तरफ से हत्या का और एनकाउंटर का इन्होंने शुरुआत कर दी। और सिर्फ किसको चुनते हैं? ब्राह्मण समाज के मजबूत लोगों को चुनते हैं, और कोई इनको नजर नहीं आता जो इनके माफिया गिरदी करने का काम करते हैं, जो वाकई में दहशत फैलाने का काम करते हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन इनके चहेते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। और ब्राह्मण समाज के नाम पे आपने देखा कि गोरखपुर में भी नहीं छोड़ा। एक वहां के वरिष्ठ अधिवक्ता बहुत मुखर रहते थे बोलने में और इस सरकार की पोल खोलते थे, ब्राह्मण समाज के साथ खड़े रहते थे, तो उनको गोलियों से भून दिया गया। लखनऊ में 3 लोगों की खुलेआम सरेआम उठा के ले गए, घर से उठा करके ले जा करके राकेश पांडे को ले जाकर कंटोनमेंट में गोलियों से उड़ा दिया, कहा कि एनकाउंटर कर दिया। विनय तिवारी वो अपने गाड़ी से वो अपना काम करके वापस लौट रहा था, उसको रोका, पूछा क्या नाम है, कहा विनय तिवारी। बोले हाँ ठीक है, इसको शीशा खोलो, और शीशा खोल के उसके सीने में गोली दाग दी, उसको वहीं मारने का काम कर दिया। हिंदू पार्टी का एक विनय तिवारी करके, उसको भी इन्होंने गोली मार दी और गोली मार करके उसकी भी हत्या करवा दी। हत्या कराने के बाद कहते हैं कि ये लोग, हत्या वाले लोग तो गुजरात से आए थे और गुजरात भाग गए, हम लोग उनको गुजरात में ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही पकड़ने का काम करेंगे। महोबा में ब्राह्मण समाज का एक व्यापारी जो कि बहुत मजबूत किस्म का ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, गरीबों के लिए काम करता था, ब्राह्मणों के लिए काम करते थे और पैसा लगाते थे, अपना जो कमाते थे उसमें से आधा पैसा वो समाज के ऊपर और सब समाज के ऊपर लगाते थे। उससे नाराज हो गए कि तुम ये काम क्यों करते हो, जो तुम्हें इस तरह से लोगों का भड़काने का काम करते हो। उसको रोका और गाड़ी में रोक करके और उसके सीने में गोली मार दी। और जब वहां के सब लोग खड़े हो गए कि इसको क्यों मार दिया, तो कहते हैं इसको मारा नहीं है, इसने तो आत्महत्या की है। और फिर कहते हैं आत्महत्या, अपने आप को गोली मार ली। वो तो बाद में मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग पकड़ में आ गई, तब उससे खुलासा हुआ कि वो अधिकारी ने उसको गोली मारी है। उस अधिकारी का जब खुलासा हो गया तो उससे कहा कि बड़ा अधिकारी था कि तुम तुरंत प्रदेश छोड़ दो और प्रदेश के बाहर निकल जाओ, आराम से जहां हमारी सरकार चल रही वहां पर बैठो, तो वहां पर कोई आंच नहीं आएगी, और जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तब तुम यहां आना। किस तरह से कानपुर में बिकरू कांड के नाम पे 1-2 नहीं, आधा दर्जन लोगों को मारने का काम किया। 17.5 साल के लड़के को हरियाणा से उठा लाए और उठा करके उसको इटावा के पास गाड़ी पलटा दी और कहा कि ये तो भाग रहा था, हम पकड़ के ला रहे थे, हमने गोलियों से भून दिया। कितने लोगों को मारा उन्होंने, 1-2 हो तो उसी नाम पे जो ब्राह्मण समाज का मिल जाए उसको ठोक दो, ये आदेश जारी हुआ। और ये भी कहा गया कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा मामला हो गया है कि इसका फायदा उठा लो। और कानपुर शहर के आसपास जितने भी शहर हैं जहां मजबूत किस्म के ब्राह्मण रहते हैं, उन सबको इसमें नामजद कर लो, अज्ञात पहले डालो 100 लोगों का नाम, फिर एक एक करके नामजद करते रहो और उनको उठाते रहो। कलकत्ते से उठा लिया, मुंबई से उठा लिया, लखनऊ से उठा करके ले गए, और 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो आसपास के शहरों में मजबूत ब्राह्मण के लोग थे, उनको उठा करके जेल के पीछे डाल दिया। और आज भी वो जेल के पीछे हैं।
और जिनका कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, उनको भी उन्होंने बंद करके रखा है। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं, कहा है कि ये 10-15 साल तक जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि कोई मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, चार्जशीट भी नहीं होनी चाहिए। जब चार्जशीट नहीं होगा, मुकदमा नहीं चलेगा, अपने आप जेल में पड़े सड़ते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इतने इस हद तक गिर गए कि एक दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और वो शादी करके वहां पर अपने घर में आई थी। 2930 जून को शादी होती है, पहली तारीख उसका पहला दिन था। उसकी तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी, अभी वो भी नहीं सूखी थी, और उसको 2 तारीख को उठा ले गए, अज्ञात जगह पे ले गए। पहले 7 दिन अलग रखा, पता भी नहीं कि कहाँ ले गए, क्या किया उसके साथ, कुछ पता नहीं। उसके बाद जब शोरगुल हुआ तो उसको जेल में बंद कर दिया, 3 महीने जेल में बंद रखा। और उसके बाद जब जुवेनाइल बोर्ड की अदालत ने कहा कि ये तो नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की है, इसको बड़े जेल में नहीं रख सकते, तब बाराबंकी में उसको जुवेनाइल जो वहाँ पर एक बोर्ड होता है, रिमांड बोर्ड होता है, वहाँ पर उसको भर्ती कर दिया। 47 लड़कियाँ वहाँ रहती थी रिमांड होम में, और ये 48वीं वहाँ 2 कमरे में कैद हैं। भेड़ बकरी भी अगर 2 कमरों में रख दी जाए 48, तो वो नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर 48 लड़कियों को इन्होंने कैद कर रखा है। उन लड़कियों में से फिर बाद में जब इसकी बहुत बीमार हो गई, खुशी दुबे की तबीयत खराब हो गई कोरोना के दौरान, तो कहा गया कि ये तो मर जाएगी अगर इसका इलाज बाहर नहीं होगा, इसको पैरोल दे दो। लेकिन लखनऊ से आदेश आया कि किसी भी हालत में इसकी पैरोल नहीं होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको नहीं निकलने दिया। उसके बाद जब हाई कोर्ट में बेल गई तो वहां पर यह हुआ कि अब तो बेल हो ही जाएगी, इसके ऊपर तो कोई इल्जाम भी नहीं लग पा रहा है, और ये तो 16.5 साल की नाबालिग लड़की है, क्या करा जाए। तो कहा गया कि जो भी करना पड़े वो सब करो, लेकिन इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इस आदेश का पालन हुआ। वहां की जेल अधीक्षिका जो थी, उससे एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाई गई, उससे एक कंप्लेंट लगा करके भेजा हाई कोर्ट में, और कहा कि ये जो 47 लड़कियां यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा है हमसे कि ये लड़की कहती है खुशी दुबे कि अगर हमारी बेल हो गई तो बाहर निकल करके हम इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि हम सबको ठिकाने का काम करेंगे लगाने का, और तुम लोगों को भी उठा ले जाएंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसलिए उसकी बेल खारिज कर दी गई। उसको तो छोड़िए, घर में जो 2 और महिलाएं उठा के ले गए, जैसे खुशी दुबे के पति को तो गोलियों से भून दिया, उन दोनों महिलाओं के भी पतियों को मार दिया, और उसके बाद उस महिलाओं को भी ले गए। जो घर में काम करती थी उसको भी उठा ले गए, और उसको तो ले ही गए, उसके साथ साथ में उसके 3 साल की का लड़का और 6 साल की लड़की को भी उठा करके जेल में ले गए, और उसको वहां पर अभी तक बंद कर रखा है। कहते हैं कि इतनी धाराएं लगा दो इसके ऊपर, 15 साल नहीं निकलना चाहिए इन बच्चों को भी बाहर। ये जेल के अंदर ही ये ब्राह्मण समाज के लोगों का दिमाग सही करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण समाज की ये जो महिला है, इनके बच्चों को, इन लोगों के बच्चों को वहीं जेल के अंदर बड़े हो जाने दो, और वहीं पर ये व्यस्त हो जाएं। इस तरह की योजना बना। 1-2 किस्से हो इतने, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे झांसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, 1-2 हत्याएं नहीं, लाइन से ब्राह्मण समाज की ही हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मण समाज का ही इनकाउंटर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार दलित समाज के भी मामले में उतने ही गंभीर हैं ये उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। उनके साथ में तो शुरू से ही इनकी नीयत ऐसी ही रहती थी। और क्यों रहती है कि दलित समाज ये जानते हैं कि दलित समाज के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े हाथ पांव डाले, झोपड़ियों में भी गए, खाना लेके घर से बना के ले गए, वहां पर बैठ के खाने का काम किया, मीडिया के लोगों को लेके गए, देखो हम जमीन में बैठ के इनके साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन इनको ये बाद में अफसोस इस बात का हुआ कि हमने तो सारे डोरे डाल लिए, सारे नाटकबाजी कर ली, पर ये दलित समाज के जो भाई बहन हैं, ये लोग तो एक चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ में उनके पीछे खड़े हुए हैं, और ये टस से मस नहीं होने वाले हैं। इनके ऊपर जितनी भी कोशिश कर लो, ये हिलने डुलने वाले नहीं हैं। तो जब ये देखा तो उनके ऊपर हमलावर हो गए। वो बहन मायावती जी इन लोगों की तरह नहीं करती। कहते हैं, एक जने हमसे पूछ रहे थे, बहन मायावती जी झोपड़ी नहीं जाती, ये लोग तो झोपड़ी में जाते हैं। तो हमने जवाब दिया उनको, हमने कहा बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, वो झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उन झोपड़ी वालों को झोपड़ी से बाहर निकाल करके
2 कमरों के पक्के मकान देने का, मुफ्त देने का काम करती हैं। और उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों को झोपड़ी से बाहर निकाल करके उनको पक्के मकान देने का काम किया था। और 1 लाख मकान जो और बन रहे थे उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर रोकने का काम किया था। वरना बहन मायावती जी ने तो अगले 5 साल में योजना बनाई थी, कोई झोपड़ी दिखनी ही नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में, और सबके पास अपने अपना मकान होना चाहिए और उसमें वो सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का काम करें। लेकिन ये लोग, इन्होंने तो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा। एक दलित समाज की हम लोगों की बेटी हाथरस में सबने देखा, कई जगह कहीं चीरहरण करते हैं, कहीं पब्लिक में वोट डालने के समय चीरहरण किया तो कहीं कुछ किया। दलित समाज के लोगों के साथ में तरह तरह के इन्होंने अत्याचार किए, लेकिन हद तो तब पार कर दी जब हाथरस में एक लड़की के साथ में उसका रेप होता है और रेप होने के बाद में वो मर जाती। लेकिन इनके चहेते लोग थे जिनको इनका वर्चस्व प्राप्त है, उनमें से ही कुछ लोग थे जो उसमें मुलजिम थे। तो इसलिए आदेश जारी हुआ लखनऊ से, कुछ भी हो जाए लेकिन इसको यहाँ जितनी पुलिस लगानी पड़े, पीएसी लगानी पड़े, बटालियन लगानी पड़े। अब उस लड़की की मृत्यु हो गई है तो जिला मजिस्ट्रेट से हाथरस के कहा तुम खुद खड़े रहोगे वहां पर जब तक कि उस लड़की की उसको जला नहीं दिया जाता। और ये निर्देश दिया, मीडिया के लोगों को 2-2 किलोमीटर दौड़ा के भगाया और कहा बाकी लोगों को भी भगाने का काम किया, कर्फ्यू लगा दिया और घर वालों को सिक्जों के पीछे बंद कर दिया, कैद कर दिया। और रोती रही, बिलखती रही उनकी मां कि अंत्येष्टि करने के लिए तो हमको दे दो शरीर, मृत शरीर हमारी बेटी का देखने तो दे दो। ठीक है, तुम अंत्येष्टि भी नहीं करने दे रहे, हमको दिखा तो दो। लेकिन नहीं, हम कैसे दिखा दें, हमारे पास तो आदेश है लखनऊ से कि इनको वो नहीं देना है। और इसलिए वो ले जा करके, आप लोगों ने भी देखा, टेलीविजन में दिखाया गया, कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने तो दूर से भी फोटो खींच ली और दिखाने का काम किया कि किस तरीके से रात के 2:30 बजे उस बेटी का इन्होंने मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का घृणित कार्य किया और घर वाले रोकते और भिलकते रहे। पूरा प्रदेश शमशान हुआ, पूरा देश शमशान हुआ। और लेकिन इनको शर्म नहीं आई, विश्व में हम लोगों को सर झुकाना पड़ा। सबने इस मामले को उठाया, पूरे विदेशों तक उठाया गया। क्या यही राम राज्य है? यही राम राज्य की कल्पना की गई थी? इसी के लिए इनको वोट दिया गया था? उसी की जगह बहन मायावती जी की सरकार याद करिए, हम लोगों कानून द्वारा, कानून का राज बहन मायावती जी चलाती थी। किसी की मजाल थी कि हमारी बहन बेटियों को रात पे अगर 12 बजे भी घर से निकलना पड़े तो वो निडर होकर निकल जाती थी, क्योंकि उनको मालूम था किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देख ले, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, ये उनको मालूम रहता था। इतना ही नहीं, ऐसे ही नहीं कानून द्वारा कानून का राज चलाती थी वो। अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा का सांसद, और 15 दिन की सरकार पुरानी थी 2007 में, घर में बुला करके और उन्होंने उसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था। कुछ गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया था। घर में बुलाया और घर से बुला करके उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे उसको भेजने का काम किया था और 5-5 साल तक जेल के पीछे रखने का काम किया। बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर दिया था, लोगों को विकास की तरफ ले जाने का काम किया था। 29,000, 29,500 उन्होंने जो अंबेडकर ग्राम थे उनका समग्र विकास करने का काम किया था। उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल खोले, 5,000 उन्होंने जो जूनियर हाई स्कूल खोले और 5,000 उन्होंने सीनियर हाई स्कूल खोले। उन्होंने 7 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और 1-2 नहीं, सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नाम की यूनिवर्सिटी उन्होंने लखनऊ में बनाई, जो समूची यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अपने आप में अकेली है। विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी, अकेली एक यूनिवर्सिटी बहन मायावती जी ने बनाई है जिसमें विकलांगजन पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, अनेकों मेडिकल कॉलेज, अनेकों हॉस्पिटल, हर तरह का विकास पूरे हर जिले में, हर गांव में विकास करने का काम बहन मायावती जी ने किया। बिजली जो 6,000 मेगावाट खाली पैदा होती थी उत्तर प्रदेश में, उसको 13,000 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने आते ही जो अपर कास्ट नौकरी के लिए रोक लगा रखी थी पिछली सरकार ने, उसको हटाने का काम पहली कैबिनेट में किया और पहले ही साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और अपनी सरकार
सरकार ने 23.5 लाख नौकरियां उन्होंने नई सृजित करके और उनको नए नौकरियां देने का काम किया था। नौजवानों को सम्मानजनक नौकरी देने का काम किया। इनकी तरह नहीं कि पकौड़ा बेचो जा करके। बहन मायावती जी ने पूरे प्रदेश में एक तरफ जहां विकास किया, वहां ब्राह्मण समाज का भी उन्होंने मान सम्मान रखने का काम किया। ब्राह्मण समाज ने उस समय बहन मायावती जी का साथ देने का काम किया था, भाईचारा बनाने का काम किया था, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया था। उस समय भी हम आपके प्रदेश में हर जिले में गए थे और ब्राह्मण समाज से खास तौर से मिलकर के हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप लोग आज कहते हैं कि हम तो शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं, हम लोग नगण्य हो गए हैं, हम लोगों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, और हम लोग जो है समाप्त की तरफ चल रहे हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो हमने कहा था कि याद रखिए ये इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम आपके बीच में आए थे, हमने बहुत सी बातें की थी, एक दो बातें आपके सामने दोहराने का काम करेंगे क्योंकि वो आज भी लागू होती हैं। हमने कहा था उस समय कि आप लोगों की ये दशा इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग इसके जिम्मेदार हैं, और हम लोग इसलिए जिम्मेदार हैं, हम लोग आपस में एकता नहीं रखते हैं, हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं, हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। आप लोग देखिए किस तरह से हमने ये भी कहा था कैसे दलित समाज के भाई बहन एक साथ इकट्ठा होकर के बहन मायावती जी के साथ खड़े हैं। 23% आप लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, आप लोग बटे रहते हैं, आप लोग कहीं अपने आपस में ऊंच नीच करते रहते हैं कि हम तो 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, हम तो कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, सनाग ब्राह्मण हैं, सरजूपारी ब्राह्मण हैं। इस तरह की चीजें लेकर के चलते रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि आप 16% ब्राह्मण हैं जो कि 3 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश में हैं, और इकट्ठा अगर हो जाएंगे और ब्राह्मण के नाम से अपने आप को खाली जानेंगे तो अपने आप इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि हर व्यक्ति, हर पार्टी आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, उस समय एकजुट हुए, लेकिन हमने एक और अनुरोध किया था कि हमने कहा था कि आप तो बुद्धिजीवी हैं, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये भी ध्यान में रखिए कि 16% इकट्ठा हो जाएं, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक भी सीट नहीं जीत सकते जब तक कि आप 30% के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, तो आप सीट जीतने का ख्वाब नहीं देख सकते। इसलिए आप 23% जो दलित समाज के भाई बहन हम लोगों के साथ में हैं, उनके साथ में भाईचारा बनाइए, और उन 23% के साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक और बैकवर्ड समाज के लोग, पहले से ही पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप 23% के साथ जुड़ेंगे, भाईचारा बनाएंगे, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आप 40% तो दो ही मिलकर के हो जाएंगे और हर सीट पर भारी पड़ जाएंगे। ब्राह्मण समाज ने हमारी बात सुनी, इकट्ठा हुए, भाईचारा बनाया, और 9 जून 2005 को 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान लखनऊ में इकट्ठा हुए थे। 48 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इकट्ठा होकर के 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का उस दिन स्वागत किया था, क्योंकि वो उस दिन मुख्य अतिथि थी हमारी। हमने जब उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी भेंट स्वरूप, तो उन्होंने हाथ में लेकर के और मंच पर माइक में जाकर के यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कह करके अपनी बात शुरू की थी। और उसके बाद बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज को इकट्ठा देख करके और तैयारी के साथ आते हुए देख करके अपनी पार्टी का पुराना नारा बदल दिया और उन्होंने नया नारा दिया था। उन्होंने कहा कि पहले नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने इस नारे को बदल दिया और कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसी के तहत में उन्होंने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देने का काम किया। 45 लोग जीत करके ब्राह्मण समाज के विधानसभा में पहुंचे। पिछली बार 40 लोग लड़े थे, बहन मायावती जी ने 85 लोग उतारा। 40 लोग ब्राह्मण समाज के जीत कर 2007 में और विधानसभा में पहुंचे थे। और फिर बहन मायावती जी ने जो है अपने दोनों हाथ खोल दिए थे। और क्यों खोल दिए थे दोनों हाथ, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी जितना, उससे ज्यादा उन्होंने ब्राह्मण समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि ब्राह्मण समाज ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दलित समाज के भाई बहन जो हैं उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को एक तरफा वोट दिया तो 45 लोग जीत गए, लेकिन ब्राह्मण समाज भी पीछे नहीं रहा। उसने भी जो रिजर्व सीटें थी, जो सुरक्षित सीटें थी, उस सुरक्षित सीटों में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी खुल करके
और तन मन धन से उन्होंने उनको जिताने का काम किया। और तभी 16 सीटों पर हम लोग पिछली बार जीते थे 2002 में, लेकिन 2007 में सुरक्षित सीटें जहां 16 जीते थे पिछली बार, वो बढ़ करके 62 पहुंच गई थी। 62 सीटों में जीतने का काम किया। बहन मायावती जी ने फिर ब्राह्मण समाज का सम्मान रखने के लिए उन्होंने जब सरकार बनी तो उन्होंने 15 मंत्रालय ब्राह्मण समाज को देने का काम किया। 35 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उन्होंने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। 15 से ज्यादा लोगों को विधान परिषद में भेजने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कैबिनेट एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ में उन्होंने लगभग 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ जितनी बातें उत्तर प्रदेश की थी, ब्राह्मण समाज के लोगों वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। उनका 10-10 गुना मैदाना पा करके उन्होंने देने का काम। और इतना ही नहीं, आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में ब्राह्मण समाज के भेजने का काम किया। हम लोग 17 वर्षों से उनको लोकसभा